आज के लैब में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को देख रहे हैं। वैसे तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ जब आप एक्सटर्नल कोई कंपोनेंट लगा लेते हैं, कैपेसिटर, इंडक्टर या रेजिस्टर, तो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज आप उससे लेते हैं। लेकिन आज के लैब में हम जो दो फंक्शंस इसके कवर कर रहे हैं वो है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, हम फीडबैक रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे अपने एम्पलीफायर के साथ और इनपुट वोल्टेज देंगे और आउटपुट वोल्टेज हम देखेंगे कि वो एम्पलीफाई हुआ है या नहीं। एम्पलीफायर जिस तरह के इससे नाम से जाहिर है, हम आज का जो लैब है उसमें हम वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहे हैं। ठीक है, इन्वर्टिंग के केस में आपके पास इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, इस वजह से हम इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में आपके पास कोई फेज डिफरेंस नहीं होता इनपुट और आउटपुट के बीच में। ठीक है, इसका जो आईसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन में। ये आपको नजर आ रहा है इसमें, ये आपके आईसी का स्ट्रक्चर होता है। जब आप 741 आईसी लेते हैं, ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो 741 आईसी है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है पिंस का वो इस तरह का होता है। इसमें आपके पास जो तीन टर्मिनल्स हैं मेन, वो ये वाले हैं, ये दोनों इनपुट टर्मिनल्स हैं, ये आपका आउटपुट टर्मिनल। इसके अलावा ये वाला और ये वाला जो टर्मिनल है, ये प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी है। इसको आपने अपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक्टिव करने के लिए इन दोनों टर्मिनल्स पे वोल्टेज सप्लाई करना पड़ता है। लेकिन ये वोल्टेज दोनों टर्मिनल पे एम्पलीट्यूड इसका सेम होना चाहिए, लेकिन पोलैरिटी डिफरेंट होनी चाहिए। अगर आप ऊपर वाला जो प्लस टर्मिनल है उसको अगर आप वोल्टेज दे रहे हैं तो उसको पॉजिटिव वोल्टेज देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप उसको 15 वोल्ट दे रहे हैं तो नीचे वाले को भी 15 वोल्ट देंगे, लेकिन उसकी जो पोलैरिटी होगी वो माइनस होगी। यानी ऊपर अगर प्लस 15 है तो नीचे माइनस 15 उसको देंगे। अगर ऊपर आप प्लस 14 वोल्ट दे रहे हैं तो नीचे माइनस 14 वोल्ट। अगर ऊपर प्लस 10 वोल्ट दे रहे हैं तो नीचे माइनस 10 वोल्ट, और इसी तरह। ठीक है, इसका जो रेंज होता है वो 5 से लेकर 15 वोल्ट तक के बीच में होता है। ये जो प्लस और माइनस वीसीसी का रेंज है वो 5 टू 15 वोल्ट होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो एम्पलीफिकेशन ये करता है वोल्टेज की, ऑपरेशन एम्पलीफायर, अगर इनपुट वोल्टेज आप 0.5 दे रहे हो फॉर एग्जांपल, उसको आपको एम्पलीफाई करके देता है 5 वोल्ट तक। तो इस तरह भी है कि जो इनका ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो इंटरनल डिजाइन होता है वो इस तरह का होता है कि हर एक एम्पलीफायर का, हर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक खास लिमिट होता है जिस लिमिट तक वो वोल्टेज को एम्पलीफाई कर सकता है। अगर उससे ज्यादा वो वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा तो क्लिपिंग अकर होगी। क्लिपिंग से क्या मतलब होता है? अगर आप उसको वोल्टेज ज्यादा देंगे तो उसका जो वेवफॉर्म है वो इस तरह का बन जाए। यानी जो वेवफॉर्म है उसमें इस तरह का, उससे अ, जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो क्लिप हुआ होता है। ठीक है, तो अगर आपका फॉर एग्जांपल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन लिमिट है वो फॉर एग्जांपल 15 वोल्ट है, और आप उसको वोल्टेज इनपुट इतना दे रहे हैं कि उसको एम्पलीफाई करके वो 16 वोल्ट तक जा सकता है, तो वो क्या करेगा, वो ऊपर का जो 1 वोल्ट का हिस्सा है वो उसको क्लिप कर देगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप उसका जो डिजाइन है वो पहले से देख लें कि आपने 741 आईसी अगर ले ली है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, तो उसका देख ले डेटा शीट के उसका मैक्सिमम लिमिट एम्पलीफिकेशन का कितना है, और कोशिश करें कि उससे ज्यादा का वोल्टेज उससे प्रोड्यूस ना करे, उससे एम्पलीफाई ना करे। ठीक है, तो आज के लैब में हम पहले इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को देखेंगे, उसके बाद नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो सर्किट है वो इस तरह का होता है। आपके पास जो दो टर्मिनल्स हैं ये वाले, एक का नाम 2 है, दूसरे का नाम 3 है। ठीक है, इसको दोनों को नंबर्स दिए हुए हैं, हर एक टर्मिनल को इन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं। तो ऊपर का जो टर्मिनल है उसको 2 नाम दिया है, नीचे का जो टर्मिनल है वो 3 है। 2 जो टर्मिनल है उसको हम बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, और जो 3 टर्मिनल है उसको हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनपुट वोल्टेज इन्वर्टिंग इनपुट पे देते हैं तो उस केस में आपका जो एम्पलीफायर बनता है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनता है। और अगर आप इनपुट वोल्टेज थर्ड टर्मिनल पे, जो कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, उस पे देते हैं, तो उस केस में आपका जो एम्पलीफायर बनता है वो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनता है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में आपके पास जो इनपुट और आउटपुट
जो सिग्नल्स हैं उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री का होता है, और नॉन इन्वर्टिंग के केस में इनपुट और आउटपुट दोनों इन फेज होते हैं, कोई फेज डिफरेंस उनमें नहीं होता। ठीक है, जब आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन फाइंड करते हैं तो उसके गेन का फार्मूला कुछ इस तरह है कि AV इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज V out डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज V in। ठीक है, और ये इक्वल होता है किस चीज के? ये आपका फीडबैक रेजिस्टेंस है, ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस है। ये इक्वल होता है माइनस RF डिवाइडेड बाय RN के। ठीक है, अगर इससे हम आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना चाहें इसी एक्सप्रेशन से, तो वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा V out इक्वल्स टू माइनस RF डिवाइडेड बाय RN which is into VN। ठीक है, माइनस RF डिवाइडेड बाय RN यानी फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस इनटू इनपुट वोल्टेज, इससे जो वैल्यू आपके पास आती है वो आउटपुट वोल्टेज की आती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे आए, अगर हम RF को ले लें 100 किलो ओहम और इनपुट रेजिस्टेंस को हम ले लें 10 किलो ओहम, तो उस केस में, और अगर हम इनपुट वोल्टेज को ले लें 0.5 वोल्ट फॉर एग्जांपल, या 500 मिली वोल्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, इस केस में आपके पास आउटपुट वोल्टेज कितना बनेगा? वी आउट हमारे पास इक्वल होता है माइनस RF डिवाइडेड बाय RN N2 इनपुट वोल्टेज। तो वैल्यूज पुट करके देख लें, यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 0.5, ये कैंसिल हो गए, और 10 इंटू 0.5 से हमारे पास आ जाएगा माइनस 5.5 वोल्ट। तो हम अगर इनपुट 0.5 वोल्ट देता है तो ये हमें ऐसे आउटपुट 5.5 वोल्ट देता है, सॉरी 5 वोल्ट आता है इससे, 5.0 वोल्ट आता है इससे। ठीक है, इससे जो आपके पास आउटपुट आएगा, आउटपुट वोल्टेज, वो 5 वोल्ट आ जाएगा, लेकिन पोलैरिटी उसकी इन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, 0.5 वोल्ट हमने दिया था, इसने हमें एम्पलीफाई करके माइनस 5 वोल्ट दे दिया। इसी चीज को अगर हम वेरीफाई कर ले प्रोटियस में, अच्छा, यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये जो सर्किट है ये किसके लिए है? ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए। ये यही सर्किट है जो यहाँ पे मैनुअल में गिवन है। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टिंग इनपुट के साथ हमने इनपुट वोल्टेज कनेक्ट कर दिया, इनपुट रेजिस्टेंस और जो इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस है, फीडबैक रेजिस्टेंस, वो हम कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रोटियस में इसी सर्किट को हमने डिजाइन किया है। यहाँ पे जो 2 नंबर टर्मिनल है उस पे हमने इनपुट वोल्टेज कनेक्ट कर दिया, साथ में हमने इनपुट रेजिस्टेंस और इनपुट और आउटपुट के बीच में हमने फीडबैक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। जो दूसरा टर्मिनल है, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है एम्पलीफायर का, उसको हमने ग्राउंड कर दिया, और 4 और 7 जो टर्मिनल है जो कि प्लस VCC और माइनस VCC है, उनके साथ हमने क्या कर दिया? DC वोल्टेज कनेक्ट कर दिया। ये DC मैंने कहाँ से कनेक्ट किया है, और ये 741 एम्पलीफायर जो है वो कहाँ से आ गया? जब आप यहाँ पे आते हैं, ये कौन सा मोड है? ये है कंपोनेंट मोड। इसमें जब आप P पे क्लिक कर ले, यहाँ पे 741 लिख ले, तो आपका जो रिक्वायर्ड एम्पलीफायर है वो यहाँ पे आ जाता है। इसको ओके करें और अपने सर्किट में प्लेस करें। ठीक है, तो आप अपने सर्किट में एम्पलीफायर प्लेस कर देंगे। ये जो मैंने प्लस और माइनस VCC दिया हुआ है, ये कहाँ से दिया है? ये आप जब जनरेटर मोड में जाते हैं, जनरेटर मोड में यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपका DC वोल्टेज सोर्स है। इसको आप यहाँ से उठा के अपने सर्किट में कहीं भी प्लेस कर देते हैं, और जब आप इसको प्लेस कर दे तो डबल क्लिक करके इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने -15 वोल्ट दिया हुआ है और नीचे वाले को +15 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है,
ये माइनस और ये प्लस। तो प्लस वाले साइड पे आपने प्लस वीसीसी देना है और माइनस वाले साइड पे आपने माइनस वीसीसी देना। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, हम इसको रन कर देते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये सेट है 300 मिली वोल्ट पे, इसको हम 500 मिली वोल्ट पे सेट कर देते हैं। 500 मिली वोल्ट इक्वल होता है 0.5 वोल्ट के। ठीक है, ये 5 पे सेट हो गया और यहाँ पे ये 1 पे सेट है तो इसको हम 0.2 पे कर देते हैं और ये 5 पे है तो इसको हम 1 पे कर देते हैं। अच्छा, अगर 0.2 पे ये सेट है और वहां से इनपुट वोल्टेज 0.5 दे रहे हैं तो 0.2 के लिए इसको 2.5 डिविजन तक जाना चाहिए। तो 1 2 3, तो ये इसमें इसने जो डिविजन्स इसने कवर किए हैं वो है 2.5 और ये 0.2 वोल्ट पर डिवीजन पे सेट है। तो 0.2 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो उससे आता है 0.5 वोल्ट। इसका मतलब है कि इनपुट जो वोल्टेज हम दे रहे हैं वो 0.5 वोल्ट का दे रहे हैं। जो आउटपुट चैनल है, चैनल बी, वो सेट है 1 वोल्ट पर डिवीजन पे और डिविजन्स कितने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 तो उससे आता है 5। इसका मतलब है कि हमने जो वहां पे थ्योरेटिकल आंसर फाइंड किया था वो सही था। ठीक है, उसको हमने 0.5 वोल्ट दे दिया था तो उसने हमें हमने जब कैलकुलेशन की तो उसमें हमारे पास आ गया 5 वोल्ट। तो यहाँ भी अगर हम देख ले तो जो आउटपुट सिग्नल है उसके जो डिविजन है वो 5 है और वो 5 1 वोल्ट पर डिवीजन पे सेट भी है। तो इसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज हमें मिल रहा है वो है 5 वोल्ट, एम्पलीफाई हो गया है। लेकिन जो चीज हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं वो ये है कि अगर आप इस पॉइंट पे देख ले तो इस पॉइंट पे इनपुट सिग्नल का जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज है। लेकिन इसी पॉइंट पे अगर आप आउटपुट सिग्नल को देख लें तो उसका इस पॉइंट पे मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज है। इसका मतलब ये है कि ये जो दो सिग्नल्स हैं ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो एक्सपेरिमेंट करना है वो आपने डीसी के लिए करना है। एसी के लिए मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको दिखा दिया है, आप उसको अपने सिस्टम में भी अंडरस्टैंडिंग के लिए एसी के लिए चेक कर दें। लेकिन आपने जो टेबल्स फिल करने हैं अपने मैनुअल के अंदर वो आपने डीसी के लिए करने हैं। आपने फॉर एग्जांपल डीसी इनपुट ले लिया 0.5 वोल्ट का तो कैलकुलेटेड आपके पास 5 वोल्ट आ जाएगा। और मैयड आप कैसे करेंगे, इसको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसकी जगह ये वाला जो डीसी वोल्टेज सोर्स है ये लगा लेता हूँ। और इसको हम वैल्यू दे देते हैं 0.5 वोल्ट की। ठीक है, और यहां से इसको भी मैं रिमूव कर देता हूं और इसकी जगह यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से डीसी वोल्टमीटर उठा देता हूं। ठीक है, और इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूं। ठीक हो गया, और इसको मैं आउटपुट के साथ और यहाँ पे ये वाला ग्राउंड उठा के ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने जो इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है वो है 500 मिली वोल्ट या 0.5 वोल्ट। तो देखते हैं कि आउटपुट में हमारे पास वोल्टेज क्या आता है, -4.98। ठीक है, तो थ्योरेटिकल हमारे पास -5 वोल्ट आया था, यहाँ पे -4.98 वोल्ट आ गया। तो आप इसी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेटेड वी आउट जो कि 5 वोल्ट है वो पुट कर लेंगे। 0.5 हमने ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 5 वोल्ट -5 वोल्ट और यहाँ पे -4.98 आ गया। तो जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो यहाँ पे उसका परसेंटेज एरर फाइंड करके वो यहाँ पे फिल कर दें। इसी तरह आप डीसी जो वोल्टेज सोर्स हमने लगाया हुआ है उसमें वैल्यूज चेंज करते जाए और देखिए कि आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आती है और मेजर्ड वैल्यू क्या आती है और उसका परसेंटेज एरर भी यहाँ पे फिल कर दें। उसके बाद जो है वो है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। उसके लिए आपने इस तरह का सर्किट डिजाइन करना है प्रोटियस के अंदर। इस केस में अगर आप देख ले तो हमने
जो एम्पलीफायर का जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसके साथ हमने इनपुट वोल्टेज कनेक्ट कर दिया है। बाकी सारा सर्किट अपनी जगह पे है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ हमने इनपुट रेजिस्टर और फीडबैक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, और बाकी इसमें एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ हमने क्या कर दिया कि हमने इनपुट वोल्टेज को इन्वर्टिंग टर्मिनल से उठा के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो टर्मिनल है ये ग्राउंड है। अगर हम इस पे ये वाला जो इनपुट वोल्टेज है उठा के यहाँ पे दे दे और इसको ग्राउंड कर दे तो इससे बन जाएगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसको ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देख ले तो हमने जो थर्ड इनपुट है उसके साथ हमने इनपुट वोल्टेज लगा दिया है, और बाकी जो सेकंड इनपुट है उसके साथ हमने इनपुट रेजिस्टेंस और फीडबैक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। ठीक है, पहले वाले केस में ये जो इनपुट वोल्टेज था ये इसी टर्मिनल के साथ कनेक्ट था, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, हमने दूसरे टर्मिनल के साथ इसको हमने फ्लिप कर दिया। ये जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है इसको हमने रोटेट कर दिया, वाई एक्सिस पे मिरर रोटेट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर भी इसी तरह प्लस वाले साइड पे हमने प्लस 15 वोल्ट दिया हुआ है और माइनस वाले साइड पे हमने माइनस 15 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, और फंक्शन जनरेटर कनेक्ट कर दिया है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के साथ, और ओसिलोस्कोप पे हम उसका आउटपुट चेक करें। ठीक है, इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये 0.5 वोल्ट पे सेट हुआ है ऑलरेडी 500 मिली वोल्ट पे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये 5 वोल्ट हम इसको दे रहे हैं। चैनल ए पे हमारे पास इनपुट वोल्टेज है 0.5 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी 0.5 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, और नॉन इन्वर्टिंग के केस में हमारे पास क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग के केस में आपके पास जो वोल्टेज गेन होता है वो इक्वल होता है किस चीज के, वी आउट डिवाइडेड बाय वी इन इक्वल्स टू 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाय आर इन। ठीक है, इससे अगर हम वी आउट फाइंड कर ले तो वो इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाय आर इन एंड टू इनपुट वोल्टेज। तो अगर हम इनपुट वोल्टेज 0.5 और फीडबैक रेजिस्टेंस 100 और इनपुट रेजिस्टेंस 10 कंसिडर कर ले तो उसके पास उस केस में हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कितना हो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 0.5। ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे 1 प्लस 10 से आ जाएगा 11 इंटू 0.5, और इससे आ जाएगा 5.5 वोल्ट। तो नॉन इन्वर्टिंग के केस में अगर आप 0.5 वोल्ट वोल्टेज एज इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट में आपके पास 5.5 वोल्ट एम्पलीफाई होके आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको रन करके देख लें तो 0.5 वोल्ट हम इनपुट दे रहे हैं, और आउटपुट में आपके पास जो चैनल बी है वो 1 वोल्ट पर डिवीजन पे सेट है, और इसके डिविजन है 1 2 3 4 5 6 यानी 5.5। तो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 1 से आता है 5.5, मींस के वोल्टेज एम्पलीफाई होके 5.5 वोल्ट पे चला गया है। लेकिन यहाँ पे हम चीज एक नोट कर रहे हैं, वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे अगर इस सिग्नल का, इनपुट सिग्नल का मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज है तो इसी पॉइंट पे आउटपुट सिग्नल का भी मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज है। इस पॉइंट पे अगर इस सिग्नल का मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज है तो आउटपुट सिग्नल का भी मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज है, मींस के कोई फेज डिफरेंस नहीं है। नॉन इन्वर्टिंग के केस में कोई फेज डिफरेंस इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच में नहीं है। दूसरी बात, अगर हम क्या कर ले, हम वोल्टेज को, इनपुट वोल्टेज को मजीद ज्यादा करें तो हमारे पास क्या क्लिपिंग हो जाएगी या नहीं। अगर मैं इसको हाँ, यहाँ पे अगर आप देख लें, अगर मैं इस वाले सिग्नल को कुछ टाइम के लिए ग्राउंड कर दूं, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने वोल्टेज को 2.7 कर दिया, तो देख ले कि आपके पास आउटपुट वोल्टेज में क्लिपिंग अकर हो गई। इसका मतलब यह है कि आप 2.7 वोल्ट इसको नहीं दे सकते एज ए इनपुट, अदरवाइज आपका जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें आपके पास कुछ हिस्सा जो वोल्टेज का है वो क्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है,
आप लोगों ने यहाँ पे फंक्शन जनरेटर की जगह डीसी इनपुट्स को देना है और यहाँ पे ऑसिलोस्कोप की बजाय आपने एसी सॉरी डीसी वोल्टमीटर लगा लेना है और डिफरेंट वैल्यूज के लिए आउटपुट चेक करना है और जो आपके पास वैल्यूज आती है वो यहाँ पे टेबल में इस टेबल में फिल कर। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। No, sir.